नमस्कार दोस्तों। चलिए, जैसे कि अपन बात कर रहे थे बायोलॉजी के अंदर, अपना टॉपिक चल रहा था उत्सर्जन तंत्र में। और उत्सर्जन तंत्र में अपन ने देखा था कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण अपनी जो टॉपिक रह गई थी वो रह गई थी कहाँ पे, ब्रिक किडनी के आसपास अपनी इस छोटी सी टॉपिक की डिस्कस कर रहे थे दोस्तों। और डिस्कस अपन ने क्या किया था दोस्तों, अपन ने ये डिस्कस किया था नेफ्रॉन के बारे में। किसके बारे में डिस्कस किया था दोस्तों? नेफ्रॉन के बारे में डिस्कस किया था कि नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन को हम क्या कहते हैं दोस्तों। नेफ्रॉन को हम किडनी का कार्यात्मक इकाई कहते हैं दोस्तों। यही से अपनी टॉपिक स्टार्ट होगी। मैं माफी चाहूंगा, कुछ दिन टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण कुछ छोटे सा इशू रह गया था, जहां से ऑटोमेटिक बंद हो गई थी अपनी क्लास नहीं चल पा रही थी। तो आगे जो हम डिस्कस कर रहे थे वो नेफ्रॉन की चर्चा कर रहे थे कि नेफ्रॉन जो है लगभग 1,30,000 की संख्या होती है इसकी। और नेफ्रॉन जो होती है वो ब्रिक का कार्यात्मक इकाई होता है दोस्तों। क्या होता है? कार्यात्मक इकाई होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ब्रिक का कार्यात्मक इकाई है। ये पेपर में पूछा जाता दोस्तों। अपन इसी की डिस्कस कर रहे थे कि क्या है नेफ्रॉन, कार्यात्मक इकाई है। इनकी संख्या कितनी होती प्रत्येक ब्रिक के अंदर? 1 लाख, लगभग 1,30,000 इनकी संख्या 1,30,000 होती दोस्तों। ये छोटे छोटे महीन नलिकाओं में बटे होते हैं दोस्तों। अपन इसकी डिस्कस करते हैं। नेफ्रॉन को हम उत्सर्जन इकाई भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन को हम उत्सर्जन इकाई भी कहा जाता है। ठीक है ना? तो हम यहां ये भी लिख सकते हैं, नेफ्रॉन को किसको? नेफ्रॉन को उत्सर्जन इकाई भी कहा जाता है। इकाई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इकाई भी कहा जाता है। दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस क्या होता है कि भाई साहब नेफ्रॉन के बारे में बताना आपको, ब्रिक यानी किडनी का कार्यात्मक इकाई किसे माना गया है। फेफड़ा मिलेगा आपको, त्वचा मिलेगा आपको, आंत मिलेगी वहां पे, और वहां पे ऑप्शन होगा अपने पास कौन सा, नेफ्रॉन। तो आपको बताना है नेफ्रॉन को ही माना गया दोस्तों। क्या माना गया? नेफ्रॉन को कार्यात्मक इकाई मानी गई है। इसके अलावा पूछा जाए तो उत्सर्जन इकाई भी माना गया है दोस्तों नेफ्रॉन। यह नेफ्रॉन ही रुधिर के रासायनिक संगठन का वास्तविक रूप से क्या करते हैं दोस्तों? नियंत्रण करते हैं। यह नेफ्रॉन ही क्या करता है दोस्तों? यह नेफ्रॉन ही रुधिर के अंदर जितनी भी रासायनिक संगठन होती है उनका वास्तविक नियंत्रण करने का कार्य नेफ्रॉन करता है दोस्तों। यह नेफ्रॉन ही किसके अंदर की बात करें दोस्तों? हम बात करें रुधिर के रासायनिक संगठन के। यह नेफ्रॉन ही रुधिर के रासायनिक संगठन का वास्तविक नियंत्रण, क्या वास्तविक रूप से नियंत्रण करता है। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन नेफ्रॉन की यदि अब हम बात करें आगे संरचना की बात करें दोस्तों, किसकी बात करें? नेफ्रॉन की संरचना की बात करें तो नेफ्रॉन की संरचना कैसी होती दोस्तों? नेफ्रॉन की संरचना की बात करें तो नेफ्रॉन की संरचना कैसी होती? तो प्रत्येक नेफ्रॉन, क्या कहा मैंने? प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी प्याली नुमा, कैसी? प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी प्याली नुमा संरचना होती है जिसे हम बोमेन, क्या? बोमेन संपुट कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? बोमेन संपुट कहते हैं। आपसे पूछा जाता है कि नेफ्रॉन की संरचना कैसी होती है, तो आपको बताना है कि प्रत्येक नेफ्रॉन की जो संरचना होती है दोस्तों वो एक छोटी प्याली नुमा होती है जिसे हम बोमेन
संपुट कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? बोमेन संपुट कहते हैं। आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और ये बोमेन संपुट कहाँ स्थित होती है? मैंने आपसे डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में कि दोस्तों जब जैसे ही हम ब्रिक को लंबवत दो भागों में विभाजित कर देते हैं तो एक बाहरी भाग जो होता है वो अपेक्षाकृत बहुत ही पतला होता है, तो उसको क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। और उसी कॉर्टेक्स पर यह कौन? यह बोमेन संपुट क्षेत्र में स्थित होता है। यह कॉर्टेक्स क्षेत्र में ही स्थित होता है। कौन? बोमेन संपुट। कौन? बोमेन संपुट जो होता है कहां स्थित होता है? वही वहां पे होता है स्थित कॉर्टेक्स क्षेत्र में। इस बोमेन संपुट से एक अत्यंत ही सूक्ष्म कुंडलित नलिका निकलती है। अत्यंत सूक्ष्म ही नलिका निकलती, कुंडलित नलिका निकलती है जो सीधी होकर ब्रिक के पेलिवस में प्रवेश कर जाती है। पेलिवस की भी डिस्कस किया था अपन ने दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले एक बात करते हैं नेफ्रॉन की संरचना। तो प्रत्येक, किसकी बात करें? नेफ्रॉन की संरचना की बात करें तो प्रत्येक, क्या प्रत्येक? प्रत्येक नेफ्रॉन में, प्रत्येक नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन में, प्रत्येक नेफ्रॉन में एक प्यालीनुमा संरचना होता है जिसे बोमेन संपुट कहते हैं। बोमेन संपुट कहां स्थित होता है? यह कॉर्टेक्स क्षेत्र में स्थित होता है दोस्तों। ठीक है ना? बोमेन संपुट से सूक्ष्म कुंडलित नलिकाएं निकलती है जो डायरेक्ट ही ब्रिक के अंदर जो है पेलिवस में प्रवेश कर जाती है दोस्तों। किसमें प्रवेश कर जाती है? पेलिवस में प्रवेश कर जाती है। चलिए ये रही अपनी बात किसकी? ये रही हमारी बात नेफ्रॉन की। अब नेफ्रॉन की अपन समझते हैं कार्य, कि नेफ्रॉन की कार्य करने की विधि क्या है, किस प्रकार से कार्य करता दोस्तों। चलिए पहले इसको शॉर्ट स्क्रीन लीजिए या आप उतार लीजिए नोटबुक पे। चले ठीक, तो हम आगे अब देखेंगे यहां पे नेफ्रॉन की कार्यविधि। नेफ्रॉन की कार्यविधि, नेफ्रॉन की कार्यविधि क्या है दोस्तों? किडनियों के अंदर यानी किडनियों के भीतर नेफ्रॉन के, किसके? नेफ्रॉन के या नेफ्रॉन के द्वारा दो महत्वपूर्ण कार्य संपादित होता है दोस्तों। कितने कार्य संपादित होता? दो महत्वपूर्ण कार्य संपादित होता है किडनियों के भीतर। किडनियों के भीतर नेफ्रॉन के द्वारा दो महत्वपूर्ण कार्य संपादित होता है। वो पहला कार्य क्या दोस्तों? पहला कार्य है रुधिर से सभी उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालना। रुधिर मतलब आप समझ गए, रुधिर का मतलब हम किसकी बात करें? बार बार रुधिर की बात करें, हम रक्त की बात करें। रुधिर से किसको निकालना? रुधिर से उत्सर्जी पदार्थ को बाहर हटाना, बाहर निकालने का कार्य जो करता है वो कौन करता है? नेफ्रॉन दोस्तों। इसके अलावा दूसरा काम है रुधिर में आवश्यक रूप से जो पोषक तत्व होता उन पोषक तत्वों को बनाए रखना या पोषक तत्वों को पहुंचाने का कार्य भी कौन करता दोस्तों? अपना नेफ्रॉन करता है। कौन करता है? नेफ्रॉन करता है। रुधिर के अंदर जो हमने बात अभी बताई कि जो अवशिष्ट पदार्थ होता है, जो उत्सर्जी क्या कहते हैं, सॉरी,
उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, उन पदार्थ को निकालने की भी दो तरीके होते हैं दोस्तों। कितने तरीके होते हैं? दो तरीके होते हैं। एक तरीके को कहते हैं हम फिल्ट्रेशन, क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन। और दूसरे को कहते हैं एब्जॉर्बेशन। एब्जॉर्बेशन और फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब होता है फिल्ट्रेट कर देना, एब्जॉर्बेशन का मतलब होता है अवशोषण करना। वो क्या करेगा दोस्तों? अवशोषण कर लेगा, वो पुनरावशोषण करना, बार बार अवशोषित करके एब्जॉर्बेशन की बात करते हैं, एब्जॉर्बेशन कर लेता है दोस्तों। तो चलिए हम नेफ्रॉन के महत्वपूर्ण कार्य की बात कर रहे थे। नेफ्रॉन के महत्वपूर्ण कार्य, किडनियों में यानी वृक्कों में नेफ्रॉन के द्वारा दो महत्वपूर्ण कार्य होता है। नंबर एक, किसकी बात की? रुधिर से। किससे? रुधिर से सभी उत्सर्जी पदार्थों को हटाना, या हम बोल सकते हैं बाहर लाना। ठीक है ना? दूसरा अपना क्या है दोस्तों? रुधिर में ही, किसमें? रुधिर के अंदर ही, रुधिर में आवश्यक पोषक तत्वों को बनाए रखना। रुधिर में आवश्यक पोषक तत्वों को बनाए रखना। ये दो कार्य है दोस्तों, किनका? नेफ्रॉन का। आपसे पूछा भी जाता है पेपर में, ये पेपर में पूछे जाते हैं, इसीलिए महत्वपूर्ण हमने लिखा है इसके लिए। रुधिर से सभी उत्सर्जी पदार्थों को हटाने का जो कार्य करता है वो दो तरीके से करता है। रुधिर से सभी उत्सर्जी पदार्थों को हटाने का कार्य दो तरीके से संपन्न होता है। नंबर एक, हमने बताया आपको फिल्ट्रेशन की बात की। किसकी बात की? फिल्ट्रेशन की। इसे कहते हैं निस्यंदन। क्या कहते हैं दोस्तों? निस्यंदन, जिसको कहते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन पहला हो गया फिल्टर करना, दूसरा हो गया रीएब्जॉर्प्शन करना। ठीक है ना? जिसको कहते हैं पुनरावशोषण। रीएब्जॉर्प्शन दो तरीके से यह कार्य करता है दोस्तों। ठीक है? ये रही अपना नेफ्रॉन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें दोस्तों। किसकी बातें? महत्वपूर्ण। आगे हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है वो मूत्र की संरचना और प्रकृति की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मूत्र की संरचना और प्रकृति की बात करते हैं। हमने कल बताया भी था कि इससे जो नलिकाएं निकलती उसको क्या कहते हैं? इसे मूत्र वाहिनी कहते थे दोस्तों। क्या कहते थे? मूत्र वाहिनी। उसके बाद क्या था? आया था मूत्राशय।
और यहां क्या है, मूत्र मार्ग। ठीक है ना। अब यहां से हम डायरेक्ट आते बात करते हैं इसके अंदर मूत्र की, हम प्रकृति की बात करते हैं दोस्तों। किसकी बात करते हैं, मूत्र की संरचना एवं प्रकृति की बात करते हैं। मूत्र की संरचना एवं प्रकृति की बात करते हैं, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेफ्रॉन यानी वृक्क नलिका, या कह सकते हैं नेफ्रॉन या वृक्क नलिका में रुधिर से छनकर, किससे छनकर, रुधिर से छनकर आए हुए जल एवं अवशेष उत्सर्जी पदार्थ के मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, मूत्र कहते हैं। मूत्र मार्ग से क्या निकलता है, मूत्र निकलता है। तो किसे कहते हैं, नेफ्रॉन या वृक्क नलिकाओं से, वृक्क नलिकाओं में रुधिर से छनकर, किससे छनकर, रुधिर से छनकर आए हुए जल एवं शेष उत्सर्जी पदार्थों के मिश्रण को ही दोस्तों हम मूत्र कहते हैं। मनुष्य का मूत्र जो होता है दोस्तों वो पारदर्शी होता है। कैसा होता है, पारदर्शी एवं हल्के पीले रंग का द्रव होता है। कैसा होता, हल्के पीले रंग का द्रव होता। तो हम यहां लिख सकते हैं दोस्तों, नेफ्रॉन की बात की, नेफ्रॉन या वृक्क नलिका में रुधिर से छनकर आए हुए जल एवं कुछ उत्सर्जी पदार्थों के मिश्रण को मूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, मूत्र कहते हैं। मनुष्य का मूत्र कैसा होता है दोस्तों, क्या बात क्या है कि मनुष्य का मूत्र पारदर्शी एवं हल्के पीले रंग का द्रव होता है। मनुष्य का मूत्र कैसा, मनुष्य का मूत्र पारदर्शी एवं हल्के पीले रंग का द्रव होता है। क्या होता है, हल्के पीले रंग का द्रव होता है। इसका पीला रंग किसके कारण होता है दोस्तों, इसका पीला रंग जो होता है वह हीमोग्लोबिन के अपघटन से निर्मित यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण होता है दोस्तों। किनके कारण होता है, तो मूत्र का हल्का पीला रंग का होने का जो कारण है दोस्तों वो मुख्य कारण है उनके, किनके, हीमोग्लोबिन के अपघटन से निर्मित जो यूरोक्रेम होता है दोस्तों। क्या होता है, यूरोक्रेम नामक जो वर्णक पाए जाते हैं उनके कारण इनका पीला रंग होता है दोस्तों। तो पीले रंग का कारण की बात करें, पीले रंग का द्रव, यह हीमोग्लोबिन के अपघटन, पीले रंग का द्रव होता है। क्यों होता है, पीले रंग किसके कारण होता है, तो यह हीमोग्लोबिन के अपघटन से निर्मित, अपघटन से निर्मित यूरोक्रेम नामक, किसके नामक, यूरोक्रेम, यूरोक्रोम को मैं अंडरलाइन कर देता हूं, यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण होता है दोस्तों। आपसे पूछा जाता है कि मनुष्य के अंदर पीले रंग का द्रव होता है एवं पारदर्शी होता है एवं हल्के पीले रंग का द्रव होता है, वो किसके कारण होता है, तो आप बता सकते हो कि यह हीमोग्लोबिन के अपघटन से जो निर्मित होता है यूरोक्रोम नामक वर्णक, उनके कारण होता है दोस्तों। किनके कारण होता है, उनके कारण होता है। मूत्र के जो गंध होते हैं दोस्तों, क्या, मूत्र के गंध जो होते हैं, मूत्र के गंध का कारण उसमें उपस्थित कार्बनिक पदार्थ होता है दोस्तों। क्या होता है,
उसमें उपस्थित कार्बनिक पदार्थ के कारण मूत्र का गंध देखा जाता है। तो आपसे पूछ ले कि मूत्र का गंध का कारण कौन है, तो मूत्र के गंध का कारण जो दोस्तों उसमें उपस्थित कार्बनिक पदार्थ होता है। क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ होता है। एक सामान्य मनुष्य की बात करें, एक सामान्य मनुष्य जो है 24 घंटे में, एक सामान्य व्यक्ति में 24 घंटे के अंदर लगभग 1.5 लीटर मूत्र बनता है दोस्तों। कितना मूत्र बनता है? 1.5 लीटर। एक सामान्य व्यक्ति में, एक सामान्य व्यक्ति में 24 घंटे के में लगभग 1.5 की बात कर दिए दोस्तों। कितना बात कर दिए? 1.5 लीटर मूत्र बनता है। अब ये डाटा जो है ये डाटा पेपर में आ जाता है दोस्तों, ये डाटा पेपर में आ जाता है कि 1.5 लीटर मूत्र बनता है दोस्तों। चलिए इसके अलावा और क्या? सामान्यतः मूत्र की जो मात्रा है वो मनुष्य के द्वारा ग्रहण किए गए जल पे निर्भर करता दोस्तों, भोजन की प्रकृति पे निर्भर करता दोस्तों, उनकी शारीरिक एवं मानसिक स्थिति पे निर्भर करता दोस्तों, और इनके साथ साथ वातावरण के ताप पर भी निर्भर करता है कि मूत्र किस तरह से उनके शरीर में ग्रहण कितना बन रहा है। किस पे निर्भर करता है? सामान्यतः मूत्र की जो मात्रा है दोस्तों वो मनुष्य द्वारा ग्रहण किए गए जल पर, किस पे? जल की मात्रा पर, भोजन की प्रकृति पर, मानसिक एवं शारीरिक स्थिति पे एवं वातावरण के ताप पर निर्भर करता है दोस्तों। कौन? मूत्र का बनना। चलिए सामान्यतः ताजा मूत्र जो होता है दोस्तों वो अम्लीय प्रकृति की होती। कैसी होती? अम्लीय प्रकृति की होती ताजा मूत्र। सामान्यतः ताजा मूत्र अम्लीय प्रकृति की होती है। किस प्रकृति की होती है? अम्लीय प्रकृति की होती है दोस्तों। इसका पीएच मान कितना होना चाहिए आपसे पूछ ले जाता है कि सामान्यतः मूत्र का पीएच मान कितना होता है दोस्तों। तो आपको बताना सामान्यतः पीएच मान जो होता है मूत्र का वो 4.5 से 8.6 के बीच होता है दोस्तों। कैसा होता है? 4.5 से 8.6 के बीच होती है। कभी कभी ऐसी भी स्थिति आ जाती है दोस्तों, कुछ क्षारीय भी हो जाते हैं दोस्तों। कैसा हो जाता है? क्षारीय। आपको पता हो कि 7 से नीचे जो भी होगा पीएच मान वो अम्लीय प्रकृति की होगी, और 7 जो होगा वो उदासीन प्रकृति की होगी जिसे हम जल कहते हैं दोस्तों, और 7 से ऊपर जितनी भी होगी पीएच मान वो क्षारीय प्रकृति का कहलाता दोस्तों। किसका कहलाता? क्षारीय प्रकृति का। तो ये सामान्यतः यदि मूत्र का पीएच मान देखा जाए दोस्तों, तो ये पीएच मान जो होता है इसको कहते हैं प्रोटॉन्स हाइड्रोजन, ठीक है, पूषांश कहते हैं इसको, शक्ति, हाइड्रोजन की शक्ति पूषांश में बात कर रहे अपन। इनकी खोज सोरेंस ने किया था दोस्तों इस स्केल का 1909 ईस्वी के अंदर की बात करते हैं अपन। तो ये पीएच जो मान है वो पीएच मान लगभग 4.5 से 8.6 तक होता है। कितना होता है? 4.5 से 8.6 तक होता है दोस्तों। इनके मध्य होता है। इसका आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? जल से थोड़ा सा अधिक होता है। किसका आपेक्षिक घनत्व की बात कर रहे हैं? हम मूत्र की आपेक्षिक घनत्व की बात कर रहे हैं। इनकी आपेक्षिक घनत्व जो होता है दोस्तों वो जल से थोड़ा अधिक होता है। पूछ ले, डाटा ही तो है, थोड़ा अधिक होता है दोस्तों, ठीक है ना। आपेक्षिक घनत्व का मान क्या होता है? जल से थोड़ा अधिक होता है। एक सामान्य व्यक्ति के मूत्र में जल का जो प्रतिशत होता है लगभग 96% होता है दोस्तों। कितने प्रतिशत? लगभग 96% होता है। और इसके अलावा 2% जो होते दोस्तों वो यूरिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरिया पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो होती है वो प्रोटीन, वसा, शर्करा और ये सब होते हैं दोस्तों। ये सब मिलाकर टोटल 100% हो जाते हैं। तो मनुष्य के शरीर में जो होता है, मनुष्य के मूत्र में जो लगभग 96% जल होता है और 2% यूरिया होता है दोस्तों। इसके अतिरिक्त जो बच जाते हैं उनमें वसा, प्रोटीन्स वगैरह की हम बात करते हैं। कोलाइड्स कुछ ऐसे होते हैं दोस्तों। अपन ये यूरिक अम्ल की बात कर सकते हैं। अत्यंत मात्रा में आपको क्या कहते हैं? आयोडीन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, अमोनिया भी हो सकता है, सीसा भी हो सकता है, फॉस्फेट भी हो सकता है,
ये सारे के सारे सल्फेट हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, क्लोरीन हो सकती, ये सब कुछ हमारे मूत्र में कहीं न कहीं कम से कम छोटे छोटे मात्रा में उपस्थित होते हैं दोस्तों। कभी कभी देखते हो मूत्र स्राव की मात्रा के बढ़ जाना, कभी कभी मूत्र स्राव की मात्रा बढ़ जाते हैं दोस्तों, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ड्यूरेसिस कहते हैं दोस्तों। कभी कभी शरीर के अंदर मूत्र की मात्रा का स्राव बढ़ जाता है दोस्तों, उसे हम ड्यूरेसिस कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? ड्यूरेसिस कहते हैं। तो चलिए उस टॉपिक की अब डिस्कस करते हैं अपन। आने को आने को ड्यूरेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ड्यूरेसिस कहते हैं। इसे हम ड्यूरेसिस कहते हैं। और वे पदार्थ जो इसकी क्रियान्वित करते हैं, वे पदार्थ जो इसको क्या कहते हैं? क्रियान्वित करते हैं। किसको? ड्यूरेसिस टाइप्स के। और वे पदार्थ जो इसको क्या करते हैं? क्रियान्वित करते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं ड्यूरेटिक। क्या कहते हैं दोस्तों? ड्यूरेटिक। और ये बढ़ाने का, मूत्र स्राव बढ़ाने का जो कार्य करता है वो पदार्थ कौन सा है दोस्तों? तो मैं लिख भी दूं, वे पदार्थ जो इसको क्रियान्वित करता है उसे ड्यूरेटिक कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? ड्यूरेटिक। और वो पदार्थ कौन सा है दोस्तों? वो पदार्थ है यूरिया। क्या है? यूरिया। यह क्या करता है दोस्तों? यह मूत्र स्राव को बहुत अधिक ही प्रभावित करता है। क्या करता है? मूत्र स्राव को अधिक ही, बहुत अधिक ही प्रभावित करता दोस्तों यूरिया। कौन? यूरिया। इसके अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, मूत्र स्राव का जो सीधा संबंध है दोस्तों, वो किससे है? वो हमारे शरीर के अंदर सामान्य रक्त में है। क्या है? संबंध रक्त से। मूत्र स्राव का संबंध डायरेक्ट व्यक्ति के रक्त से होता दोस्तों। किससे होता? रक्त में से होता। रक्त में यूरिया की कितनी मात्रा है उस पर निर्भर करता दोस्तों। किस पे निर्भर करता? यूरिया की कितनी मात्रा उस पर निर्भर करता। व्यक्ति के अंदर मूत्र स्राव जो है दोस्तों, मूत्र स्राव का डायरेक्ट संबंध जो है दोस्तों, वो किससे है? सामान्य रक्त में यूरिया की कितनी मात्रा है उस पर निर्भर करता दोस्तों। ठीक है, किस पे निर्भर करता? उस पे निर्भर करता। इसके अतिरिक्त और भी कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो दोस्तों ड्यूरेटिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ड्यूरेटिक कहलाते हैं, जो मूत्र स्राव की मात्रा को बढ़ा देते हैं। वो कौन है दोस्तों? वो है सुक्रोज। वो कौन है? ग्लूकोज। उसके अलावा और कौन है? कैफीन। उसके अलावा और कौन है? मैनिटॉल। ये कुछ ऐसे हैं जो ड्यूरेटिक पदार्थ कहलाते दोस्तों। उनमें से सबसे ज्यादा हमने बात किया था यूरिया। यूरिया का संबंध जो दोस्तों, वो व्यक्ति के रक्त में यूरिया की कितनी मात्रा है उस पर निर्भर करता है। और मूत्र स्राव का डायरेक्ट संबंध इसी से दोस्तों। ठीक है ना? किससे? इससे संबंध है। चलिए अब हमने यहां तक डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे फेफड़ा का, क्योंकि वो भी एक उत्सर्जन तंत्र माना, उत्सर्जी अंग माना गया है। उत्सर्जी अंग जो माना गया दोस्तों, उसे हम किसे मानते हैं? फेफड़ा को भी मानते हैं। तो अब हम थोड़ा सा फेफड़ा के बारे में पहले भी चर्च चुके थे, अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम फेफड़ा के बारे में। यह भी उत्सर्जी अंग है।
परंतु श्वसन अंग का श्वसन तंत्र का यह सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, अंग माना जाता है। अब हम बात करें दोस्तों यहां पे कि फेफड़ा किस प्रकार से उत्सर्जी अंग की बात करता है, तो फेफड़े के द्वारा दो प्रकार के गैसीय पदार्थों का जो होता है वो उत्सर्जन होता है जलवाष्प के रूप में, वो है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा कौन है दोस्तों, ऑक्सीजन। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो लेकिन यहां पे जो अपन बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि फेफड़ों द्वारा जो दो प्रकार के गैसीय पदार्थ होते हैं वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प का उत्सर्जन होता है दोस्तों। किसका उत्सर्जन होता है, जलवाष्प का उत्सर्जन होता है। कुछ ऐसे पदार्थ जैसे लहसुन की बात करें, जैसे प्याज की बात करें, कुछ ऐसे मसालेदार होते हैं जिनमें कुछ वाष्पशील घटक पाए जाते हैं, उनका उत्सर्जन किसके द्वारा होता है दोस्तों, फेफड़ों के द्वारा होता है। किनके द्वारा होता है, फेफड़ों के द्वारा होता है। तो इनमें इनका उत्सर्जन दोस्तों, ठीक है ना, इसीलिए हम इसको कहते हैं फेफड़ा को भी उत्सर्जन अंग। क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र का उत्सर्जन अंग माना गया है फेफड़ा। क्या माना गया, फेफड़ा। फेफड़े के द्वारा जो दो प्रकार की गैसीय पदार्थ होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प। इन दोनों का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है दोस्तों, वो फेफड़ों के माध्यम से होता है। इसके अतिरिक्त लहसुन प्याज ऐसे कुछ इनके भी गंध होते हैं, दुर्गंध होते हैं, उनका भी उत्सर्जन फेफड़ों के माध्यम से ही होता है दोस्तों। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, उत्सर्जन अंग कहते हैं। चलिए, इसके अलावा और कौन सा अंग है दोस्तों, हमने इसके अलावा और बात किया था, त्वचा की बात की थी। किसकी, त्वचा, जिसको हम कहते हैं स्किन। क्या कहते हैं दोस्तों, स्किन कहते हैं। स्किन भी उत्सर्जन तंत्र का अंग माना गया दोस्तों। उत्सर्जन तंत्र का जो अंग माना गया स्किन, वो किस प्रकार से माना गया, तो पसीना बदबू के रूप में या किसी भी दुर्गंध के रूप में बाहर निकलता है, इसीलिए हम इसको भी क्या कहते हैं, स्किन को भी उत्सर्जन तंत्र का अंग मानते हैं। कुछ तैलीय ग्रंथियां, कुछ श्वेत ग्रंथियां, ये सब क्या करता है, सीबम एवं पसीने को स्राव करता है। वो पसीने हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है और हमारी शरीर स्वच्छ रहता है दोस्तों। ज्यादा काम करते हो ज्यादा पसीना निकलता है, जिनके शरीर से पसीना नहीं निकलता है उनके शरीर में बदबू आती है दोस्तों, बहुत ज्यादा। लेकिन किसी किसी की यदि मान लिया जाए कि पसीना से ही बदबू आ रहा है, समझ लेना कि उसके अंदर से विषाक्त भोज्य पदार्थ, विषाक्त जलवाष्प, ये सब इनके बाहर निकल रहे हैं दोस्तों। किसके माध्यम से, पसीना और सीबम के माध्यम से। तो ये त्वचा भी एक प्रकार का उत्सर्जन तंत्र का उत्सर्जी अंग माना गया दोस्तों। चलिए, इसके अलावा जो है वो है बेटा यकृत की बात करते हैं दोस्तों। किसकी बात करते हैं, यकृत की बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं लीवर। यह भी उत्सर्जन तंत्र का उत्सर्जी अंग माना गया दोस्तों। यह क्या करता है, यह कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक एमिनो अम्ल जब बन जाता है तथा रुधिर की अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके उसको बाहर निकलने का जो कार्य करता दोस्तों, वो कौन है, यकृत है, यानी लीवर है। कौन है, लीवर है। क्या कहा मैंने दोस्तों, यकृत क्या करता है कि कोशिकाएं में आवश्यकता से अधिक एमिनो अम्ल बन जाती है, इसके साथ साथ रुधिर की अमोनिया को भी यूरिया में तब्दील करने का जो कार्य करता दोस्तों और उनको बाहर निकालने का जो कार्य करता दोस्तों, वो क्या कहलाता है, यकृत कहलाता है। यकृत इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ साथ इनका और भी अतिरिक्त काम है। वो अतिरिक्त काम क्या दोस्तों, ये क्या करती है यकृत, इसके अतिरिक्त यकृत पलिहा की कोशिकाएं जो टूटी फूटी होती है, रुधिर कोशिकाओं को जो विखंडित करे रहते हैं, उनमें से रक्त प्रवाह करने का भी अलग कार्य करता दोस्तों। यकृत कोशिकाएं जो होती है दोस्तों, हीमोग्लोबिन का भी विखंडन करके उनमें भी रक्त प्रवाह अलग से कर देता है दोस्तों। कौन, यकृत।
इसीलिए इसको क्या माना गया, उत्सर्जन तंत्र का उत्सर्जी अंग माना गया दोस्तों। इस तरह से हमने बात कर लिया यकृत का। किसका बात कर लिया, यकृत का। यकृत किस तरह से उत्सर्जन तंत्र में भाग लेता दोस्तों, ये भाग लेता दोस्तों, कोशिकाएं आवश्यकता से अमीनो अम्ल ज्यादा बना लेती है और रुधिर की जो अमोनिया होता है उनको यूरिया में तब्दील कर कर उत्सर्जन कर देता है, उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यकृत। इसके अलावा जो टूटी फूटी कोशिकाएं होती है या पलिया होती है, वो हीमोग्लोबिन होता है, उन सबको विखंडित करके भी उनको भी संचरण करने का कार्य करता है दोस्तों। वो कौन करता है, वो करता है अपना यकृत। इसके अतिरिक्त अपन बात करें दोस्तों आंत की, किसकी बात करेंगे, आंत की। आंत भी, बड़ी आंत जो है वो उत्सर्जन तंत्र का महत्वपूर्ण अंग माना गया दोस्तों। जो बड़ी आंत होती है, बिग इंटेस्टाइन जिसको कहते हैं, इंटेस्टाइन, वो आंत के अंदर जितने भी अवशोषण या अवशिष्ट पदार्थ या विषाक्त पदार्थ की बात करें, जो भी होता है वो पदार्थ का अवशोषण के बाद, पुनरावशोषण के बाद जो बच जाते हैं उस पदार्थ को बाहर निकालना जरूरी होता दोस्तों। तो उन पदार्थों को बाहर निकालने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता दोस्तों, वो कौन है, वो है अपना बड़ी आंत दोस्तों। कौन है, बड़ी आंत। यहाँ पे जो विषाक्त भोजन होते हैं, यहाँ पे जो भोज्य पदार्थ है अवशिष्ट, वो मल के रूप में, किसके रूप में, मल के रूप में बाहर निकल जाते हैं। आंत क्या करता, अपच भोजन को, अनपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालकर उत्सर्जन करने में मदद करता दोस्तों। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बड़ी आंत कहते हैं। इस तरह से आज हमने देखा दोस्तों उत्सर्जन तंत्र में भाग लेने वाले जितने भी मनुष्य के अंग हैं, उन अंग के बारे में एक एक करके डिस्कस किया दोस्तों। चलिए अगली क्लास में, अगली कड़ी में फिर आपसे हमारी मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। तब तक हमसे आप जुड़े रहें, पुराने वीडियो जो भी आप उनको देखते रहें। राम राम, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।